एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें क्या पढ़ाना है आज, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं नीट के लिए। ओके, नीट का रिवीजन चल रहा है, जेई का रिवीजन चल रहा है और इसमें हम लोगों ने मैकेनिक्स फर्स्ट पार्ट 11 से स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग आज सर्कुलर मोशन रिवाइज करेंगे। ओके, वर्क पावर एनर्जी कर चुके हैं, सर्कुलर मोशन करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ग्रेविटेशन। इसी ऑर्डर में पूरा हम लोग 10 से 15 दिन में पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो है हम लोगों का टॉपिक है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। सर्कुलर मोशन एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूसीएम और इसको बोलते हैं नॉन यूसीएम। अब दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पाथ बना हुआ है, ठीक है, और ये मान लीजिए वेलोसिटी v है, ये सर्किल का सेंटर है, यहां से r डिस्टेंस है। तो यहां पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, क्लियर है। और ये जो है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होता है, क्लियर हो रहा है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होता है। बात को समझिए, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है और इसमें वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है। ये दोनों में फर्क होता है, क्लियर है। देखो डायरेक्शन दोनों में बदलेगी, डायरेक्शन तो बदलनी ही बदलनी, कहीं भी जाइए वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट में बनाई जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड की जो बात है वो यहाँ समझने वाली है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें वेरिएबल रहता है। बस इतना फर्क है, एक यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर दो एसिलेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, दो एसिलेशन होते हैं। एक सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है, एक टेंजेंशियल होता है, और दोनों का रिजल्टेंट ये होता है, ठीक है ना। दो टाइप के एसिलेशन होते हैं इसमें। सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एसिलेशन हुआ करते हैं। कौन कौन से एसिलेशन होते हैं? एक एसिलेशन होता है, ठीक है ना, एसिलेशन की अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन, एसिलेशन इन सर्कुलर मोशन, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल, समझ में आ रहा, या इसको रेडियल भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड रेडियल। और दूसरा वाला जो होता है वो होता है टेंजेंशियल, ठीक है ना, दूसरा होता है टेंजेंशियल। ये दो प्रकार के एसिलेशन है, एक सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है और एक कौन सा होता है, टेंजेंशियल होता है। जो सेंट्रीपिटल होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये हमारा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और ये हमारा टेंजेंशियल होता है, इससे क्लियर है। तो ये दो प्रकार से एसिलेशन है, एक हमारा सेंट्रीपिटल है और दूसरा हमारा टेंजेंशियल। ये जो सेंट्रीपिटल होता है ना, ये कैसे डेवलप होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलने से चेंज होता है, ठीक है। और ये आता है ड्यू टू चेंज इन बोथ, ड्यू टू चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड सॉरी, ये आता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके चेंज होने के बाद आता है, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आता है टेंजेंशियल, क्लियर है। और जो सेंट्रीपिटल होता है वो आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो भाई, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी,
वेलोसिटी की दोनों चीजें चेंज हो रही, क्या डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। अगर दोनों चेंज होगा तो ये ए डेवलप होगा, ए आएगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। नोट करो इसको। हो गया, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ये जो है ऐसा है। अब देखो डायरेक्शन भी चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल है। एक काम और करते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं। टेंजेंशियल का फॉर्मूला सीधा सीधा dv बाई dt होता है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल जो होता है इसका जो फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर आर या v ओमेगा होता है। तीन फॉर्मूले हैं, v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर आर v ओमेगा, इन तीन में से कोई भी आप इस्तेमाल करो, ठीक है। ये फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए। अब एक काम की बात सुनिए, काम की बात क्या है कि यूसीएम का केस याद करिए, है ना। इसका केस याद करिए, यूसीएम का केस याद करिए, समझ में आ रहा। यूसीएम का केस याद करिए। इन केस ऑफ यूसीएम, इन केस ऑफ यूसीएम, अगर हम यूसीएम का केस याद करते हैं तो यूसीएम में क्या होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओनली कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसमें यूसीएम के केस में। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बात और देखो, यहां पर ओमेगा जो होती है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है ये, और ओमेगा का जो फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी होता है या 2 पाई एन होता है, v अपॉन आर होता है, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड ये होता है। और ये जो टी है ये टाइम पीरियड होता है, टी इज टाइम पीरियड, ये हमारा जो है टाइम पीरियड, समझ में आया, टी इज द टाइम पीरियड। तो ये हमारा जो है ओमेगा के बारे में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और v जो है वो लीनियर वेलोसिटी। अब मैं जो बताने जा रहा था सुनिए, अगर आप डी ओमेगा बाई डी टी कर दोगे तो ये अल्फा आता है, क्या आता है बोलो, अल्फा। और अल्फा जो होता है इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, क्लियर। अल्फा जो होता है ये आपका डी ओमेगा बाई डी टी होता है और इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है ये। और एक बात और देखिए, यहाँ पे अल्फा लिखेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा की जगह वी अपॉन आर करेंगे तो 1 अपॉन आर बाहर है, ये बाहर आ गया, dv बाई dt है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अल्फा बराबर है 80 अपॉन, अल्फा बराबर है 80 अपॉन, तो अल्फा का फॉर्मूला ये, समझ में आ रहा है, अल्फा का फॉर्मूला 80 अपॉन आर होता है। और 80 का मतलब क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल को लीनियर भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और है, इन केस ऑफ यूसीएम, अगर हम यूसीएम की बात करें तो यूसीएम के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो अल्फा भी जीरो होता है, ध्यान रखिए, अल्फा भी हमारा जीरो। ओके, अल्फा इज जीरो, ये हमारा जो है इन केस ऑफ यूसीएम की बात हो रही थी, इन केस ऑफ यूसीएम।
ठीक, मिटा दें। तो ये तो बेसिक्स हो गया। इसके बाद आती है बात एक्सेलरेशन के बाद फोर्स की बात आती है, ठीक है। एक्सेलरेशन के बाद जो है फोर्स की बात आती है। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स यहां पर एक होता है सेंट्रीपिटल, दूसरा होता है टेंजेंशियल और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। तीन नाम आए। सेंट्रीपिटल जो होता है FC mv²/r, ये आपका है m ω²r। टेंजेंशियल जो होता है FT लिख दिया जाए तो ये आएगा m × dv/dt। और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है के नीचे G लिख लेना। सेंट्रीफ्यूगल जो होता है इट इज सूडो इफेक्ट ऑफ, it is pseudo effect of centripetal। ध्यान रखें ये किसका सूडो इफेक्ट है, ये सेंट्रीपिटल का सूडो इफेक्ट है। इट इज द सूडो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल का सूडो इफेक्ट। इट इज द सूडो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल। समझ में आ रहा है? इट इज द सूडो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल। क्लियर है? It is the pseudo effect of centripetal. Centripetal mv²/r m ω²r, टेंजेंशियल है m dv/dt, सेंट्रीफ्यूगल है it is the pseudo force of effect of centripetal। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल की वैल्यू होगी ना वही सेंट्रीफ्यूगल की होगी। ये सूडो इफेक्ट है। सूडो इफेक्ट कैसे? जैसे कि कोई बस जा रही है और बाएं मुड़ी तो हम लोग दाहिने गिरते हैं, देखा होगा। जैसे बस बाएं मुड़ती है हम राइट में गिरे, तो ये सूडो इफेक्ट कहलाता है। समझ में आया? जो एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है, जो एक्चुअल फोर्स होता है ना, उसके जस्ट ऑपोजिट, रियल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल अंदर है लेकिन हमें सूडो लगेगा बाहर। तो ये जो सूडो होता है ये ऑपोजिट में लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। इसकी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? रेडियली आउटवर्ड होगी। दिस इज रेडियली आउटवर्ड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स और जितने भी फोर्स हैं सर्कुलर मोशन में, इतने फोर्सेस। एक बात और देखो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, देखो जैसे आपने ये सर्किल बनाया और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी दोनों 90 डिग्री पर हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है ये जीरो आता है। सेंट्रीपिटल और वेलोसिटी फोर्स का प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ जीरो आता है, देयरफॉर पावर जीरो आता है। क्लियर हो रहा है? पावर इसका जीरो है, पावर जो है वो जीरो है। बात को समझिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल डॉट वेलोसिटी जीरो, पावर जीरो, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज द फैक्ट जो आपके सामने हमने रखे सारे चैप्टर के, ये पूरे फैक्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। समझ में आ रहा है? अब आते हैं क्वेश्चंस पर। मैं सीधे क्वेश्चन से लेके चलता हूं आपको, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया करता है सर्कुलर मोशन में, है ना, लूपिंग वाला, जिसमें पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। तो एक तो इसमें एग्जाम्पल आया करता है, जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग लेकर के, ये देखें, ये आपने यहां से स्प्रिंग लेकर के, ये स्प्रिंग है और ये मास है, ये पूरी वेलोसिटी यहां पर मान लो v1 है, ये लूप को कंप्लीट कर रहा है। कंडीशन टू कंप्लीट द लूप, कंडीशन टू कंप्लीट द लूप, लूप को कंप्लीट करने की कंडीशन। तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका सर्किल है, पूरा हो रहा है यहां से, ये आपका v1 हो गया है ऐसे, ये यहां से ये आया, ये इस तरीके से है, ये हो गया देखो, ठीक। और ये वेलोसिटी जो है यहां से v2 हो गई, देखो ऐसे। तो सर्किल को अगर कंप्लीट करना है, मान लीजिए इसकी लेंथ l है, तो जो v1 होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gn होना चाहिए, और v2 होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू √gn।
क्लियर है? V1 जो है √5GL से ज्यादा होना चाहिए और V2 √GL से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? V1 इज ग्रेटर देन √5GL और V2 इज ग्रेटर देन √GL। क्लियर है? ये आपकी कंडीशन है, V1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GL और V2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √GL। ऐसे तो कंडीशन टू कंप्लीट द सर्किल, सर्किल को कंप्लीट करने की कंडीशन है ये। दिस इज द कंडीशन टू कंप्लीट द सर्किल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इस तरीके से सर्किल जो है कंप्लीट हो सकता है। क्लियर? एक बात और देखो, यहां पर इस नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होता है। इस नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ये जो T1 है ना, ये मैक्सिमम, और ऊपर वाले पॉइंट पर जो टेंशन होता है ये T2 मिनिमम होता है। समझ रहे? यहां पर जो T1 होता है ये मैक्सिमम होता है, T1 है मैक्सिमम होता है और T2 जो होता है वो मिनिमम होता है। क्लियर है? T1 मैक्सिमम है, T2 मिनिमम। ठीक है? अब देखो यहां से अगर आपको वैल्यू निकालनी हो T1 और T2 की तो ऐसे निकाल सकते हो। नीचे mg है, ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें नीचे की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है और नीचे की तरफ जो है वो mg है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो यहां पर जो है T2 प्लस mg बराबर किसके है? बोलो, ये आएगा इसमें mv2 स्क्वायर बाई l होगा। तो यहां से T2 जो हमारा है ये आएगा mv2 स्क्वायर बाई l माइनस mg होगा। ये T2 बराबर है mv2 स्क्वायर बाई l माइनस mg होगा। ठीक है? तो ये आ गया T2। T1 कितना होगा? T1 देखो यहां से, T1 माइनस mg, इसकी इक्वेशन अगर निकालेंगे तो T1 माइनस mg mv1 स्क्वायर बाई l होगा। इसको यहां ले जाना तो T1 बराबर है mv1 स्क्वायर बाई l प्लस mg। क्लियर है? ये मैक्सिमम टेंशन है और ये हमारा मिनिमम टेंशन। इस बात को समझिए, मैक्सिमम टेंशन है और मिनिमम टेंशन। बना लिया? नोट कर लो आराम से। T1 जो हमारा है और T2 है mv1 स्क्वायर बाई l प्लस है। अब देखिए यहां अगर हम लिमिटिंग कंडीशन की बात करें, अगर हम लिमिटिंग कंडीशन की बात करें, अगर हम एक काम करें, लिमिटिंग कंडीशन की बात करें कैसे? अगर हम एक काम करें कि T2 को 0 करें, T2 को 0 करेंगे तो V1 जो आएगा √5GL आता है और जो V2 आता है √GL आता है। समझ में? अब इसमें रख, इसमें जैसे आप क्या रखोगे, √5GL रखोगे तो ये जो T1 निकल के आता है ये 6mg आता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझ गए मेरी बात? अगर सर्किल को कंप्लीट करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो क्या, कि जो नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन है वो 6mg से कम नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला टेंशन 6mg से कम हुआ तो सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। ओके, सर्किल विल नॉट बी कंप्लीट। आप या तो वेलोसिटी के हिसाब से याद करो कि भाई ऊपर वाले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, √5GL, और नीचे वाले पर ऊपर वाले पर √GL, नीचे वाले पर √5GL। ओके, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल समझ में आया बढ़िया से? चलिए, तो ये कंडीशंस हैं, इनको डायरेक्टली याद करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात मैं आपको और बताता हूं जिस पे क्वेश्चन आता है, देखो कैसे। जैसे कि अभी आपने लिखा, अभी आपने यहां पर लिखा, अभी आपने यहां पर क्या लिखा? अभी आपने यहां पर लिखा कि जो V1 है वो √5GL है, V2 जो है वो हमारा √GL, T1 जो है 6mg है और जो T2 है वो 0। यही तो लिखा आपने। अब देखो जरा यहां पे, अगर V1 को तुमने बढ़ाया यहां पर 6GL कर दिया तो V2 मालूम कितना होगा? ये आएगा 2GL
और यहाँ पर T1 आएगा 7 mg और T2 आएगा m। तो समझे ना, एक नंबर बढ़ाते जाओ, एक एक नंबर बढ़ते जाओ। इधर देखो V1 अगर तुमने कर दिया √7gl तो V2 कितना आ जाएगा √3gl आएगा, और T1 जो निकल के आएगा वो 8 mg आएगा और T2 बराबर आएगा 2 mg आएगा। समझ आ रहा है क्या? ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ये क्लियर है? ये आप नोट कर सकते हो, ये आपको काम आ जाएगा। एग्जाम में आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बिठा दें इसको। टेंशन वाली बात हो गई। एक और चीज आपको बताते हैं, कॉनिकल पेंडुलम, इस पर भी आ सकता है क्वेश्चन। कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम में क्या है कि जैसे ये पेंडुलम है और उसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं ऐसे, ये आप इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं। इधर भी एंगल थीटा है, इधर भी थीटा है। क्या हो रहा है इसमें? कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है? बॉब इज रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। ये अब देखो यहां से ये हाइट h है, l यहां पर लेंथ है, r इसकी रेडियस है। क्लियर है? अब यहां पर देखो ये जो है नीचे mg हो जाएगा यहां से, ठीक है। इधर देखो ये चला जाएगा टेंशन, और ये ऊपर गया, ये एंगल हो गया थीटा, ऊपर चला हो गया t cos थीटा, और सामने की तरफ आ गया t sin थीटा। ये इस तरीके से ये यहां पर t cos थीटा, ये टेंशन है, और ये नीचे की तरफ mg। ये अब देखना यहां से क्या होगा, ये जो है t sin थीटा, ये जो t sin थीटा है ये बराबर किसके है? अंदर की तरफ कौन सा फोर्स होता है? बोलो, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल। तो जो सेंट्रीपिटल होता है वो m ओमेगा स्क्वायर r के होता है। क्लियर है? t sin थीटा सेंट्रीपिटल की इक्वल होगा, और जो t cos थीटा होगा ये इक्वल टू mg के होगा। समझ में आया? t cos थीटा इक्वल टू mg के होगा। अगर हम यहां से दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r बाई जी होगा। ठीक, अच्छा tan थीटा कितना लिख सकते हो? h अपॉन r। tan थीटा लिखा जा सकता है h अपॉन r, ठीक है ना। tan थीटा जो है सॉरी r अपॉन h, tan थीटा जो है r अपॉन h, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, r से r कैंसिल, क्यों? सही है ना। tan थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखो ओमेगा स्क्वायर निकल के आएगा g अपॉन h, या ओमेगा निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ g अपॉन h। ओमेगा की जगह रख देना 2 पाई बाई टी, है ना, ये आएगा रूट ऑफ g अपॉन h। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी। नोट कर लीजिए इसको, t इज द टाइम पीरियड, यहाँ पे इसको लिख देंगे, यहाँ पे जो है t इज द टाइम पीरियड, नोट कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और t क्या हो गया? बोलो, टाइम पीरियड हो गई। अब यहां से क्या होगा? ये देखो जो h है, h यहां से देखो
ये जो h है ना, इसको L cos थीटा लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन g हो जाएगा इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा बाई g। यह टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ cos थीटा होता है। ये टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ cos थीटा के होता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रूट ऑफ cos थीटा के होता है। ये t जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ cos थीटा। समझ में आया नहीं? नोट कर लीजिए इसको। ये होता है कॉनिकल पेंडुलम, इसको हम लोग कहते हैं कॉनिकल। ये सिंपल पेंडुलम जैसी ही होती है, बस सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ऑसिलेशन वर्टिकल में होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल में मोशन होता है, सर्किल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए थोड़ा सा आपको बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बता देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है ना। जैसे कोई रोड टर्न ले रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाला हिस्सा उठा देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा उठा दिया, इसको कहा जाता है बैंकिंग ऑफ द रोड। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी व्हीकल है, ये मान लीजिए कोई भी व्हीकल है ऐसे, ये ऐसे है ना, तो ये ज्यादा वेलोसिटी से टर्न ले सकता है। क्लियर है? बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब होता है रोड को उठाना, पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा उठा देना। समझ में आया? ये फिर से बैंकिंग ऑफ द रोड का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम क्या है, देखो ये इधर से उठाया गया है, ये उठाया गया है, रोड का ये हिस्सा उठाया गया। ये जो उठाना होता है रोड को ना, इसको कहा जाता है बैंकिंग ऑफ द रोड कहा जाता है। इसको यहां से उठाया जाता है। ये तो यहां से क्या हो गया बताओ, ये आपका जो है h हाइट है, ये यहां से b है, इस तरीके से b क्या है, ब्रेथ होती है, ये रोड की ब्रेथ, चौड़ाई। क्लियर है? ये रोड की चौड़ाई है, दिस इज चौड़ाई। तो ये हमारा क्या है, व्हीकल इस पे चल रहा है। अच्छा, इसमें जो बैंकिंग होता है tan थीटा होता है v स्क्वायर बाई r। ये बैंकिंग के लिए फॉर्मूला है। यहां से एंगल ऑफ बैंकिंग निकाला जा सकता है, ये हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर है? एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने का फॉर्मूला है। अब एक बात देखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्लस नीट में भी आ चुका है, ठीक है ना। क्या कि अगर फ्रिक्शन भी इसमें, देखिए बहुत बड़ी बात, ये फॉर्मूला जो है ये निकाला गया है विदाउट फ्रिक्शन, ये बिना फ्रिक्शन को कंसीडर किए निकाला गया है। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला कब निकाला गया है, जब हमने ट्रैक में कोई फ्रिक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर फ्रिक्शन लें, सुनना, अगर फ्रिक्शन लें तो फिर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग क्या करें, मिनिमम वेलोसिटी निकालें, टू फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। एक निकाल के दिखा देते हैं, दूसरे का फॉर्मूला सीधा याद करा देंगे, ठीक है? सही रहेगा नहीं? एक का मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पर ये नेट नॉर्मल रिएक्शन है, सारे व्हीकल्स की पहियों की मैंने बनाई, ठीक। और दूसरा जो है यहां पर ये नीचे की तरफ जो है, इधर नीचे की तरफ ये mg यहां नीचे की तरफ है, ऐसे ये mg हो गया नीचे की तरफ। समझना? अब यहां पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट टूटेंगे। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी यहां थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये n cos थीटा हो गया, ये हमारा n sin थीटा हो गया। क्लियर है? और सामने की तरफ जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? फिर समझे, ये क्या है n sin थीटा, ये क्या है n cos थीटा, ये क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। बात तो समझ, इतना तो हो गया। अब देखो फ्रिक्शन को ब्लू कलर से बना देते हैं। ये यहां पर ये पीछे फ्रिक्शन जा रहा है, ये फ्रिक्शन। अब ये देखो यहां पर क्या है,
ये इस तरीके से ये यहां पर एंगल है थीटा, क्लियर है। तो इधर क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, क्लियर है। यहां पर ये एफ कॉस थीटा है, ये हमारा एफ साइन थीटा। बात को समझिए, ये आपका जो है एफ कॉस थीटा है, ये एफ साइन थीटा। अंदर कौन है, एन साइन थीटा। ये कौन है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, क्लियर है। और ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर mv²/r। समझ में आया, एन साइन थीटा और पीछे क्या है, एफ कॉस थीटा। एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा बराबर किसके, mv²/r। समझो, अंदर कौन है, एन कॉस थीटा, बाहर कौन है, एफ कॉस थीटा। इसी तरीके से ऊपर देखो कौन है, एन कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा है। तो एन कॉस थीटा प्लस ये आएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ये देखो नीचे क्या है, यहां से mg। अब दोनों को डिवाइड कर दो यहां से। जैसे डिवाइड करोगे बेटा, f होता म्यू n, तो यहां से आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो, प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg। m कैंसिल, आ रहा समझ में नहीं, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला है। अब सुन, पूरे को cos थीटा से डिवाइड करो, तो ये मिलेगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। क्लियर। तो यहां से क्या मिला बताओ, यहां से जो वेलोसिटी आपको मिलेगी, जो वेलोसिटी आपको मिलेगी यहां से क्या मिलेगी, बोलो। यहां से जो वेलोसिटी मिलेगी, ये मिलेगी अंडर रूट ऑफ ये आया देखो rg, और ये इसके अंदर है tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये होता है। ये हमारा v है, v इक्वल टू rg, और ये हो गया तुम्हारा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये पूछा गया था। ये कौन सी वेलोसिटी है, बोलो, मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछे, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है, तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, v इक्वल टू rg, ठीक है। और ये जो है आपका tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस, देखो ये यहां पर माइनस था, प्लस कर दिया, और यहां पर ये प्लस था, इसको माइनस कर दिया, 1 माइनस म्यू tan थीटा, केवल साइन बदल देगा, क्लियर है। ये कौन हो गया, मिनिमम, ये कौन हो गया, मैक्सिमम। मिनिमम का मैंने पूरा मेथड आपको समझा दिया। मिनिमम वेलोसिटी निकालते समय tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये है। ये देखो यहां से हमने इसको डिराइव किया हुआ है, ठीक है। ये अब बताइए, समझ में आया, ये पूछा गया, ये आपको नीट में जो है पूछा जा चुका है, नीट में आ चुका है। मिनिमम वेलोसिटी निकालना होगा तो फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर होगा, और अगर क्या होगा बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो फ्रिक्शन नीचे आएगा। याद रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होने से बाहर जाने का खतरा होता है, और मिनिमम वेलोसिटी में नीचे आने का खतरा होता है, याद रहेगा ये कंडीशन। ओके, तो अब बताइए, समझ में आ रहा पूरा बेसिक्स, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटा दें इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल आपको कराते हैं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए स्फीयर है, बड़ा सा स्फीयर है, और इसके टॉप पर यहां एक मास रखा हुआ है, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक। अब सुनिए, इसको हमने धक्का दिया, इधर पुश किया, इसको, इस मास को हमने आगे की तरफ पुश किया। पूछ रहा है कि कहां पर जाकर के ये कांटेक्ट छोड़ देगा, क्या पूछ रहा है बताइए।
एट विच पॉइंट, क्वेश्चन याद रखना, एट विच पॉइंट इट विल लीव द कॉन्टेक्ट, किस पॉइंट पर ये कॉन्टेक्ट लीव कर देगा। ठीक है, अब देखो ये यहां से चल, इसने बोला कॉन्टेक्ट कहां छोड़ेगा, कॉन्टेक्ट छोड़ने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन जीरो। कॉन्सेप्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिएक्शन जीरो, समझ में आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ये देखो यहां से ये नॉर्मल रिएक्शन हमने यहां पर जीरो कर ली, मान लो ये वो कंडीशन है जहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। अब देखो यहां से क्या होगा, ये नीचे की तरफ जो है mg हो गया, देखो ये एंगल हमारा थीटा है, तो क्या हुआ यहां से, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, दो कंपोनेंट टूटे, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये आया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। ठीक, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो है, mg cos थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है, तो अगर ये सेंटर की तरफ जा रहा है तो ये जो mg cos थीटा है ये बराबर mv स्क्वायर बाई r के होगा, समझ में, तो m से n क्या होगा, कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर है rg cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, v स्क्वायर जो आ गया rg cos थीटा आ गया कि नहीं, ये देखो यहां से चला, यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो, इसको स्लाइड किया, इसको हमने हल्का सा धक्का दिया इधर की तरफ, इसको हल्का सा धक्का दिया, ये इधर आया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, क्यों, कांटेक्ट छोड़ने की बात हो गई, तो यहां पर क्या हो गया बोलो, ये नॉर्मल रिएक्शन हमें जीरो करना है, अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो करना है इसका क्या मतलब है बताओ। ठीक है, यहां पर अंदर mg cos थीटा है, ये mg sin थीटा, इसकी खैर आवश्यकता नहीं है, यहां पर mg cos थीटा किसके इक्वल हो गया, mv स्क्वायर भैया, यहां से v स्क्वायर आया कि नहीं आया, ये हमारा v स्क्वायर आ गया इस तरीके से। अब देखो एक काम और इसमें करना पड़ेगा, पोजीशन पूछ रहा है, v नहीं पूछ रहा है, ये देखो यहां से ये कितनी हाइट नीचे आया है, ये इतना नीचे आया है, अब ये देखो ये पूरा r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r cos थीटा, ये देखो ये पूरा देखो r है यहां से यहां तक, ये कितना है h, ये कौन है r cos थीटा, तो हाइट कितनी होगी बताओ, हाइट अगर आप निकालोगे हाइट तो r माइनस r cos थीटा, तो हाइट निकल के आएगी r1 माइनस cos थीटा, r1 माइनस cos थीटा, ये हाइट निकल के आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर है, ये हाइट आपकी निकल के आएगी इसमें। अब देखो यहां से क्या हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m कैंसिल हो गया, ये आया 2g, h कितना है r1 माइनस cos थीटा बराबर v स्क्वायर, ये आएगा यहां से, तो भाई ठीक है ना, ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g r1 माइनस cos थीटा आएगा यहां से, ये वैल्यू 2g r1 माइनस cos थीटा v स्क्वायर है, नोट करिए इसको। ओके, देखो दो v स्क्वायर आ गए, 1 और 2 आपस में बराबर कर, ये भी v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर, तो ये क्या मिला बताओ, rg cos थीटा बराबर ये आ जाएगा 2g r1 माइनस cos थीटा, ये देखो rg कैंसिल, ये आया cos थीटा बराबर 2 माइनस 2 cos थीटा, तो ये आया 3 cos थीटा बराबर 2, ठीक है, और ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, नोट कर लीजिए, ठीक, cos थीटा 2/3, एंगल पता चल गया यहां से, किस एंगल पर जाकर के कांटेक्ट लीव करेगा, ये आपको पता चल गया, किस एंगल पर जाकर के कांटेक्ट लीव करेगा,
तो cos थीटा हमारा 2/3। दूसरा देखो, अब इसमें आगे क्या करोगे, आगे ये करोगे कि इसमें रख दो, तो h इक्वल्स टू आएगा r 1 माइनस 2/3, तो h बराबर है r/3, h हमारा r/3 के बराबर होगा। h इज इक्वल्स टू r/3, नोट कर लीजिए इसको, ये वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहां से देखो h, देखो दो आंसर हैं, या तो एंगल के टर्म्स में आ गया या किसके टर्म्स में आ गया, बोलो h के टर्म्स में, दो में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने आपको रिवाइज किया, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में हमने आपको जो बेसिक बातें बताई, सबसे पहले वेलोसिटी बताई, एक्सेलरेशन बताया, समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है फोर्स में। फिर मैंने आपको दो टाइप के केसेस बता दिए, दो टाइप के क्वेश्चंस बता दिए। एक दो क्वेश्चन हमने आपको टेंशन वाले समझा दिए, टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं सर्किल को कंप्लीट करने वाले, और दूसरे नॉर्मल रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो नॉर्मल रिएक्शन आप भी जानते हैं, सरफेस पर लगती है जब कोई बॉडी मूव करती है, ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप लगाइए, ठीक है ना, जो डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन का क्विक रिवीजन है आपके सामने, ठीक। नेक्स्ट जो रिवीजन होगा वो आपका किसका होगा, रोटेशनल का और सेंटर ऑफ मास का। ओके, बाय।